सी लेट्स से यहाँ पर ऑलरेडी किसी का पोटेंशियल बना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी किसी की फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, are you getting? Already one field is present here. Let's say यहाँ पे ऑलरेडी किसी की फील्ड प्रेजेंट, एक्सटर्नल फील्ड है, और यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक हम ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, और उन लोगों के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, वो आर है। नहीं, एक मिनट, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो R12 ले लेते हैं। चलो तो लेट्स से ये रेफरेंस है, लेट्स से दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये लेट्स से रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है R1, और रेफरेंस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो R2। आर यू गेटिंग? तो R1 एंड R2, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे, हाँ लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V1, और यहाँ पे पोटेंशियल है V2, ऑलरेडी प्रेजेंट है। किसने बना रखा है? इसने बना रखा है ऑलरेडी, रेफरेंस है, पोटेंशियल ऑलरेडी है। अब आप अगर इंफिनिटी से दो चार्जेस को लेके आएंगे Q1 Q2, तो इस बार Q1 को भी वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे दूसरा पोटेंशियल किसी का प्रेजेंट है वहां। आर यू गेटिंग? इसमें Q1 को वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? तो जब Q1 को लाओगे हियर, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज Q1 इंटू V1, और इसको लेके आओगे तो भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज Q2 इंटू V2। Q1 इंटू V1, V1 जो था वो डिस्टेंस R1 पे है, और V2 जो है वो डिस्टेंस R2 पे था, और आपस में भी इनके बिटवीन पोटेंशियल होगा, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस 1 और 2 के बिटवीन भी आ जाएगा ना, बिटवीन 1 एंड 2। तो वर्क डन क्या होगा? दैट इज Q1 V1 एट पोटेंशियल R1 प्लस Q2 V2, डिस्टेंस क्या है इसका R2, और उनके आपस के बिटवीन भी आ जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इन दोनों के बिटवीन, बता Q1 Q2 के बिटवीन, हाँ Q1, हाँ Q2 के बिटवीन क्या आ जाएगा? R12। ये बस समझ में आया? यहाँ पे ऑलरेडी किसी की फील्ड प्रेजेंट थी पहले से, तो फिर दोनों को वर्क डन करना पड़ेगा, फिर इनका आपस में वर्क डन हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? ये ब्रैकेट में R1 R2 क्यों लिखा है? क्योंकि वो डिस्टेंस R1 R2 पे है रेफरेंस पॉइंट से। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? हेलो, आपको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा देखो क्या है कि यहाँ पे पहले वाले केसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, बिल्कुल आइसोलेटेड था, वैक्यूम था, और एक चार्ज को मूव करके लाते थे, वर्क डन 0 होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ऑलरेडी किसी की बहुत बड़ी फील्ड पहले से क्रिएटेड है V1 V2, और V1 का जो डिस्टेंस R1 है रेफरेंस पॉइंट से, और V2 का जो डिस्टेंस है पॉइंट B का वो R2 है। तो जो पहले वाले को लाएंगे तो भी वर्क डन होगा, दूसरे वाले को लाएंगे तो भी वर्क डन होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा इनके बिटवीन? W1 प्लस W2, तो पहले वाले का वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज Q1 इंटू V1, डिस्टेंस R पे, और दूसरे वाले भी वर्क डन करेगा, दैट इज Q2 इंटू V2, डिस्टेंस R पे, और वो आपस में भी Q1 Q2 आपस में भी करेंगे, तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो आर यू गेटिंग कंप्लीट? इसको ये कॉम्पिटिटिव में आ जाता है, तो बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट होती है तो याद रखना कि पहले वाले को लाने में भी फिर वर्क डन हो जाएगा, फिर सबको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको समझ में आया ये बात? यस सर। तो हेडिंग लिखो, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल।
डन. Yes. ओके. नाउ अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, ऑलमोस्ट हम लोग 50% चैप्टर मेरा हो गया है. आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. सर बस एक सेकंड दिखे ना ऊपर. आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. और अगर जो कंफर्टेबल होगा तभी बोलो, ठीक है. डेरिवेशंस और भी हैं, तो क्या मैं कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट दूं कि डेरिवेशन ही कराते रहूं? डेरिवेशन है Direct. ठीक है, आपके बोर्ड्स की बुक में नहीं है इसलिए डायरेक्ट दे दे रहा हूं, अदरवाइज उसके डेरिवेशन होते. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम डेरिवेशन ही कराते जा रहे हैं, बच्चे परेशान ना होते. ठीक है, वैसे किया जाता है. ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, जो छोटे मोटे होंगे तो उनको डायरेक्ट देते. ठीक है, ओके. नाउ ओके, नाउ जस्ट सी द फॉर्मुलेस. ओके, हाँ. नाउ electric potential due to electric potential due to conducting spherical shell and solid sphere. Spherical shell एक ही बात है, and solid sphere दोनों में सेम होता है क्योंकि अंदर चार्ज होता ही नहीं. ठीक है, इसलिए नो. तो मतलब ऐसे समझिए कि सपोज कर लो कि अगर नो ये जो है वो हॉलो है, ये स्फेरिकल शेल है, शेल एंड ये क्या है, सॉलिड स्फीयर. और कंडक्टिंग है, ये बात ध्यान रखना, सॉलिड स्फीयर. अंदर चार्ज होता नहीं, आपको मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ, चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहता है क्योंकि वो कंडक्टिंग है, वो सब रिपेल करते हैं अल्टीमेटली वो सब सरफेस पे आ जाता है. इसमें भी ऐसे ही रहता है, अंदर चार्ज नहीं रहता. क्लियर? सो दोनों का सिचुएशन एक ही होता है तो दोनों के फॉर्मूले भी एक, जबकि एक हॉलो है एक सॉलिड है, बट दोनों कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज सरफेस पे आ जाता है. ओके, लेट्स से इनका रेडियस हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से आर. ठीक है, तो अच्छा एक बात याद रखना, कंडक्टिंग के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बटा जीरो, सॉरी अंदर चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है. बोथ आर कंडक्टर्स, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. आपको मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है. फॉर्मूला मालूम था ना? फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू dV अपॉन x. फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x. तो मैंने बोला था अगर E की वैल्यू जीरो होगी तो ये जो डेल्टा V जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है. तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, एक बात ध्यान रखना, वहां पे पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है.
वो तो इनसाइड आउटसाइड के फॉर्म लेगी, अंदर तो कांस्टेंट रहेगा, आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो इनसाइड आउटसाइड के फॉर्मूले दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये बोर्ड्स में नहीं है, इसलिए लर्न करके कॉम्पिटिटिव के लिए चले जाओगे तो भी तुम्हारा मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इनसाइड मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो वही होती है जो सरफेस पे होती है, दैट इज पोटेंशियल एट सरफेस। तो इनसाइड और सरफेस का बेटा सेम रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू हम चार्ज ले लेते हैं, क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो इनसाइड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर वो क्यू को रिप्लेस करना चाहे तो तुम चाहो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ला सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि समटाइम सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देता है। तो इसको क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहाँ पे रख भी सकते हो क्यू की वैल्यू, वो आपके आपके प्रॉब्लम, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर रहा। आउटसाइड, आउटसाइड भी बहुत इजी है। ठीक है, आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, तो एक्चुअली हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। आपको मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल चाहिए था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। मेरी बात समझ रहे हो, इंटीग्रेशन से निकाला जाता है, गॉट इट। सो बाहर का फॉर्मूला होता है दैट इज बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो इनसाइड आउटसाइड के फॉर्मूले हो जाते हैं। और अगर मुझे ये आउटसाइड इनसाइड के फॉर्मूले होते हैं, अगर मुझे ग्राफ बताना हो तो कैसे होगा, वेट ग्राफ कैसे होगा, हाँ ग्राफ, ये आर हो गया, ये ये सेंटर हो गया ओ, पोटेंशियल तो अंदर तो कांस्टेंट होगा, तो इनसाइड इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। तो सेंटर से सरफेस तक हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, ये बात ध्यान रखना। और उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज बी इज इक्वल टू दैट वन, बी इज इक्वल टू कांस्टेंट के क्यू अपॉन आर, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन। बाहर क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो वो ऐसे जाता है आर गेटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस या इक्वल टू रेडियस, ये क्या है, that is small r is greater than. You got this point? Combine these two formulas. चाहो तो q की वैल्यू रख सकते हो उसमें।
सरफेस पे और इनसाइड सेम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट जो है ना, दिस वन, इसको न्यूमेरिकल में यूज करते हैं हम लोग, ध्यान कि ये कांस्टेंट रहता है इनसाइड और सरफेस पे कांस्टेंट रहता है। सर यस, सर हमको थोड़ा हॉलीडे कब मिलेगा? हॉलीडे मतलब नाम तो होता है सर नाम। क्योंकि लेक्चर 6 बजे तक रहते हैं तो फिर पढ़ाई करने की एनर्जी भी नहीं रहती और फिर हमारा 11 का बैकलॉग भी है, तो सर 3-4 डेज की छुट्टी दे दो ना सर, प्लीज सर। लेक्चर आपका 6 बजे तक रहता है? हाँ सर, उधर तक रहता है, लास्ट लेक्चर 6 o'clock तक होता है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं आज पंकज सर से बात कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ सर, बात करने के बाद मैं आपको कल बताता हूँ लेक्चर के टाइम, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। Once you completed this, inform me, so I will scroll it. Sir, 2 minutes. सर Yes. सर वो ग्राफ एक्सप्लेन करिए ना फिर से। हाँ, ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। ग्राफ क्या है कि ना, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और जो सरफेस पे वैल्यू होगी वही जो है इनसाइड, जब मैं समझा रहा हूँ, वेट देखो, एक्चुअली देखो मैं समझा रहा हूँ। सपोज कर लो ये स्फीयर है, लेट्स से, तो इस पे चार्ज है, ये शेल ले लो, शेल ले रहे हैं क्योंकि दोनों पोजीशन एक ही जैसे। तो इसके सरफेस से पोटेंशियल क्या होगा, अगर रेडियस आर है तो सरफेस पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट, के मतलब 1/4 बार बार लिख रहा हूँ, याद रखना, 9 × 10⁹ तो के चार्ज क्यू है लेट्स से, तो Q/R रहेगा। जो अंदर होगा ना वो भी सेम रहेगा, मतलब इनसाइड भी सेम रहेगा, KQ/R, मतलब सरफेस और इनसाइड दोनों सेम रहते हैं। मतलब अगर किसी सरफेस पे जो है वही वैल्यू अंदर भी जाएगी। सपोज अगर यहाँ पे सपोज कर लो 20 वोल्ट है, तो फिर अंदर भी सपोज कर लो 20 वोल्ट ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है? तो मतलब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। क्यों कॉन्स्टेंट रहता है अंदर? क्योंकि अंदर फील्ड जीरो होती है, फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यू गॉट दिस पॉइंट? तो जो सरफेस से वैल्यू होगी वही इनसाइड भी वैल्यू होगी, ठीक है? ये तो हो गया। अच्छा, आउटसाइड में तो 1/R लग जाता है, तो R तो बढ़ता जाएगा, ठीक है? R मतलब आउटसाइड, तो KQ/R रहता है, इसलिए ग्राफ ऐसे जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यू गॉट दिस पॉइंट? समझ में आया ना? जो सरफेस पे होती है वही इनसाइड वैल्यू, गॉट इट? यस सर, डन सर।
ओके अच्छा, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको कुछ समझाता हूँ। वेट, ऐसे ही समझा रहा हूँ। जस्ट ऐसी सपोज करो 3 स्फेरिकल सेल्स कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। अगर मैं सपोज कर लो 3 स्फेरिकल सेल्स लेता हूँ कॉन्सेंट्रिक, तो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ जिसमें एक और ले लेता हूँ, सपोज 3 ले लेता हूँ समझाने के लिए। सपोज कर लो ये 3 हमारे पास 3 स्फेरिकल शेल्स और तीनों बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक, मतलब दे आर 3 स्फेरिकल शेल। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये एंड थर्ड वन इज ये। ठीक है, लेट्स से इसका रेडियस ए है, इसका ए बी सी नहीं लेते हैं, R1 R2 R3 लेते हैं, चलेगा ना। ए बी सी ले लेते हैं, चलो। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस सी है, ठीक है। तो मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ, एक यहाँ पे लेता हूँ ए, एक इधर लेता हूँ बी और इधर लेता हूँ सी। तो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। तीनों पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। और तीनों पे सपोज कर लो चार्ज है, तीनों पे चार्ज है, आर यू गेटिंग? तो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। तीनों पे चार्ज है, सपोज कर लो इस पे चार्ज, तीनों पे सपोज कर लो सेम चार्ज ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तीनों पे हम सेम चार्ज ले सकते हैं, सपोज कर लो हमने तीनों पे सेम चार्ज ले लिया। लेट्स से इस पे ले लेते हैं, लेट्स से Q1, इस पे ले लेते हैं, इस पे Q1 लेते हैं 1 पे, इस पे Q2 और इस पे Q। तो ए बी सी के पोटेंशियल बताओ क्या हो। ए पे, देन बी, देन सी। तो देखो, हाँ, ये सेंटर से डिस्टेंस R1 पे है, ये सेंटर से डिस्टेंस R2 पे है, ये वाला सेंटर से डिस्टेंस R3। अच्छा, तो देखो अगर मुझे ए का पोटेंशियल लिखना है तो ए के सरफेस पे होगा, वही अंदर भी होगा। जो ए के सरफेस पे होगा वही अंदर होगा ना, आर यू गेटिंग? तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन ए, वही अंदर भी रहेगा, वही सरफेस पे भी रहेगा, ठीक है। बी के जो सरफेस पे रहेगा वो अंदर रहेगा, तो बी का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, हाँ, ए पे 3 होंगे ना, एक Q1 एक Q2 Q3, तो Q2 अपॉन उसका क्या है बी। Q3 का जो सरफेस पे रहेगा वो अंदर रहेगा, सरफेस पे रहेगा वो अंदर रहेगा, दैट इज। अच्छा, ये Q3 के जो सरफेस पे रहेगा वो अंदर रहेगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन सी। तो जो उनके सरफेस पे रहता है वो इनसाइड रहता है, तो टोटल पोटेंशियल एट ए क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल ए क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 1, बिकॉज ऑफ 2, बिकॉज ऑफ 3। अब तुम बी पे आ जाओ, 2 + 3। अच्छा, 3 के क्या होगा, बी भी 3 के अंदर ही, मतलब बी भी जो थर्ड स्फेरिकल शेल के अंदर ही आ रहा है, तो जो सरफेस पे होगा वो इनसाइड होगा, और बी जो है सेकंड वाले शेल के भी अंदर आ रहा है, तो जो सरफेस पे होगा वो इनसाइड होगा। इसका मतलब इन दोनों का तो ठीक आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन बी, क्योंकि अंदर आ रहे हैं शेल के, जो सरफेस पे वैल्यू होगी वही क्या होगा, इनसाइड होगी। हाँ, लेकिन शेल 1 के बाहर आ रहा है,
शेल 1 के बाहर आ रहा है, कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, R2, तो Q1 अपॉन R2 आ रहा है। और अगर C का चाहिए तो अगेन V1 V2 V3, थर्ड वाले शेल के तो अंदर आ रहा है, एक पॉइंट और ले लो, यहाँ पे D ले लो, ये कितने डिस्टेंस पे है, लेट्स से डिस्टेंस R पे है, सपोज कर लो डिस्टेंस R पे, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा वेट, हाँ थर्ड वाले शेल के अंदर आ रहा है तो क्या होगा 1/4πε0, जो सरफेस पे होगा वो अंदर भी होगा। हाँ लेकिन बी वाला डिस्टेंस बी वाले सेंटर से डिस्टेंस R3 आ रहा है और ए वाले से भी सॉरी अंदर वाले जो Q1 वाला है उससे भी डिस्टेंस R3 आ रहा है, तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R3, दूसरे का आएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R3, इन दोनों के बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके अंदर का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर D होता तो फिर तीनों के बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन R, Q1 अपॉन R, 1/4πε0 Q2 अपॉन R प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R। आर गेटिंग? तो देखो इसमें क्या है, जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड है, देखो मैं समझा रहा हूं, इसके सरफेस पे क्या होगा 1/4πε0 Q3 अपॉन C, इसके सरफेस पे क्या होगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन B, इसके सरफेस पे क्या होगा दैट इज 1/4πε0 Q1 अपॉन A। अब अगर बीच में चाहिए तो R1 आउटसाइड, देखो इसमें क्या था, तीनों अंदर थे, तीनों शेल के अंदर है तो उनका सरफेस वाला फॉर्मूला था वही लग, लेकिन पॉइंट डी के लिए बाहर वाले शेल के लिए इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बिल्कुल Q1 वाला उसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये बस समझ में आया कि नहीं, क्या हुआ, कंफ्यूजन है क्या? सर नहीं समझा। जो सरफेस पे वैल्यू होती है बेटा वही इनसाइड वैल्यू होती है, ये वाला डायग्राम समझ में आया था, ये वाला ये यस। हाँ, तो अब जो पॉइंट ए को देखो, तो पॉइंट ए जो है ना, देखो ध्यान से फिर से बता रहा हूं, ये बाहर वाला शेल है, ये दूसरा और ये तीसरा, अब ये अंदर है ना पॉइंट ए, तो तीनों के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो तीनों का आ जाएगा ना, और जो इनके सरफेस से वैल्यू होगी वो इनसाइड वैल्यू होगी, जो इनके सरफेस वैल्यू होगी वो इनसाइड वैल्यू होगी। तो सरफेस से वैल्यू क्या थी Q1 अपॉन A, Q2 अपॉन B, Q3 अपॉन C, तो इनसाइड वाला आ गया, ठीक है। लेकिन जब ये पॉइंट यहां से इधर आ जाएगा हियर, तो इन दोनों के लिए तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा ये दोनों के लिए, लेकिन जो अंदर वाला शेल है उसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि शेल 1 के तो आउटसाइड आ गया ना, तो शेल 1 के लिए आउटसाइड वाला लग गया, लेकिन 2 और 3 का इनसाइड वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। पॉइंट सी पे क्या है, वो शेल 3 के इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन शेल 1 और 2 के आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, और पॉइंट डी के लिए क्या होगा, सबके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। समझा सर। समझा ना ये बात, गॉट इट? तो एक बात ध्यान रखना, Yes. अगर इनसाइड है तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, आउटसाइड है तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, बस वो तुम्हें देखना पड़ेगा। और इनसाइड आउटसाइड फॉर्मूले में ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है, फॉर्मूला तो एक ही है, बस इसमें कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। कैपिटल आर मतलब रेडियस और स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर पॉइंट ए देखो ना, तो आप बोल सकते हैं कि पॉइंट ए सारे शेल के अंदर है, सबके सरफेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि जो सरफेस पे होगा वो इनसाइड भी होता है, तो तीनों के फॉर्मूले वही लग गए। लेकिन पॉइंट बी का देखो तो ए के आउटसाइड वाला लगा, बाकी बी और सॉरी 2 और 3 वाले के इनसाइड वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। लेकिन सी को देखेंगे तो 3 के इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन 1 और 2 के आउटसाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और डी में क्या होगा, तीनों केसेस में आउटसाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको एक काम करो तुम लोग जरा एक बार इसको स्नैप्स ले लो, ठीक है, क्योंकि टाइम भी जा रहा है, और
ठीक है, इसको अब ध्यान से समझने की कोशिश करना सर ने क्या किया, वैल्यूज को देख देख के समझने की कोशिश करना, ठीक है। इट्स लेस देन 1 मिनट, नाउ इट इज टाइम। रिकॉर्डिंग में कॉपी कर लेना, जैसे भी कर लेना, स्नैप ले लो, व्हाटएवर इट इज, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो रहा है। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। मैंने वो सेकंड चैप्टर भेजा, एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लो तुम लोग। सर हम्म